अरे भाग्यवान, इस फोन में क्या देख रही हो और तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सोच रही थी सुमन को कॉल कर दूं कि कल यहाँ आ जाए। देखिए ना कितने दिन हो गए वो यहाँ आई नहीं। मुझे तो लगता है वो अपने मायके से ज्यादा अपने ससुराल से प्यार करती है। श्रीमती जी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि बेटी का मन ससुराल में ज्यादा अच्छे से लगता है। अगर अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभालेगी तभी तो उसके परिवार वाले भी वहाँ खुश रहेंगे। आप भी ना, आप तो अपनी बेटी को प्यार ही नहीं करते। अरे ये कैसी बात हुई? मैं उसे बार बार यहाँ नहीं बुलाता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। जितना प्यार तुम उसे करती हो उतना ही प्यार मैं भी उसे करता हूँ। आखिरकार बेटी है वो मेरी। हाँ बस कीजिए, जानती हूँ अच्छे से कितना प्यार करते हैं आप अपनी बेटी को। अगर इतना ही प्यार करते ना तो उसे यहाँ बुलाने पर मेरे साथ यूँ रोका टोकी नहीं करते आप। अरे भाग्यवान, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? अच्छा बाबा छोड़ो, कर लो तुम अपनी बेटी को कॉल और बुला लो कल यहाँ। ऐसे बोल के गए हैं जैसे मानो ये मुझे अनुमति ना देते तो मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं बुलाती। हेलो माँ, इतनी रात को कॉल किया, क्या हुआ? आपके और पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, हमारी तबीयत को क्या होना है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। मैंने तो बस तुझे इसलिए कॉल किया था कि तू कल यहाँ आ जा। माँ, आपने मुझे इतनी रात को इसलिए कॉल किया कि मैं कल वहाँ आ जाऊँ? ये बात तो आप मुझे कल सुबह भी बता सकती थी ना। आपको पता है आपका इतनी रात को कॉल आने पर मैं कितना डर गई थी। अरे बेटा, तुझे पता है ना, बात जब तेरी आती है तो मुझसे पल भर भी नहीं रुका जाता। तो बता, कल आ रही है ना तू? माँ, कल तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ मुझे बहुत काम है। ससुराल के काम तो बेटा कभी खत्म नहीं होते। अगर तू ऐसे ही वहाँ अपनी खातिरदारी देती रही ना तो तुझे वहाँ से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए कहती हूँ कल चुपचाप से यहाँ आ जा। ठीक है माँ, देखती हूँ, अगर समय मिला तो आ जाऊँगी। समय मिला का क्या मतलब है? अब मैंने तुझे कह दिया ना यहाँ आना है तो बस आना है। ठीक है माँ, कल की बात कल करेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और ये भी सो गए हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो सो जा। ये भी ना अपनी माँ की बातों को आसानी से समझती ही नहीं है। इस कहानी में दिखाई जाने वाली यह औरत है उर्मिला जी। उर्मिला जी हमेशा से ही एक शैतानी दिमाग की मालिक रही है। वह अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उर्मिला जी की एक बेटी भी है जिसका नाम है सुमन। सुमन की शादी हो गई है, वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। पर उर्मिला जी को हमेशा इस बात का दुख रहता है कि वह उनके जैसी चालाक नहीं है। वह सीधी सादी और भोली सी है। अपने जैसा बनाने के लिए उर्मिला जी इसीलिए उसे बार बार घर बुलाती है। सुमन, आ गई बेटा तू? तुझे पता भी है कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी आने में। ऐसा भी क्या करवाते रहते हैं तेरे ससुराल वाले तुझसे? अरे माँ, वो भी तो मेरा घर है और मेरे ससुराल वाले क्यों करवाएंगे मुझसे कुछ? मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। बेटा तुझे बुरा लगेगा पर लेकिन फिर भी मैं तो कह देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि तूने अपने ससुराल वालों को ना ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा रखा है। माँ, आप भी ना कुछ भी कहती हैं। मेरे ससुराल वालों को कुछ भी कहने से पहले सोच लीजिएगा। अच्छा, अब तुझे माँ से ज्यादा ससुराल वाले प्यारे हो गए हैं इसका मतलब? माँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपकी बातें समझ नहीं पाती हूँ, आप भी अच्छे से जानती हैं। बेटा वही समझाने के लिए तो तुझे यहाँ बुलाती रहती हूँ, पर तू है, तेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। माँ, अगर आपने मुझे फिर से ये सारी बातें बताने के लिए यहाँ बुलाया है तो फिर मैं चली ही जाती हूँ। मेरी जेठानी जी आने वाली है। क्या तेरी जेठानी आ रही है? पर वो क्यों तेरे घर आ रही है? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो घर सिर्फ मेरा नहीं उनका भी है और आप अच्छे से जानती हैं जितना अधिकार राकेश जी का उस घर पर है उतना ही अधिकार राजेश भैया का भी है। पर तेरे जेठानी और जेठ जी तो वो घर छोड़ के चले गए थे ना, तो अब उन्हें वापस आने की क्या जरूरत है? माँ, जब वो घर छोड़ कर गए थे तो फिर घर के हालात कुछ और थे, अब घर के हालात कुछ और हैं, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। सुमन, तू मुझे पूरी बात समझा, क्यों वो वापस आ रहे हैं और कितने दिनों के लिए रहेंगे? माँ, वो शायद अब हमेशा के लिए आ रहे हैं और मुझे तो इस बात की खुशी है कि जेठानी जी और जेठ जी वापस आ रहे हैं। मम्मी जी हमेशा से इस बात से दुखी रहती थी कि उनका बड़ा बेटा और बहू उनसे दूर हो गए हैं। इसका मतलब तो ये है कि तेरी सास ने तुझे अच्छे से कभी अपनाया ही नहीं। अगर उसने अच्छे से अपनाया होता ना तो फिर वो यूं अपने बेटे और बहू के लिए नहीं रो रही होती। माँ, आप ही कैसी बातें कर रही हैं, वो भी एक माँ होकर? राकेश भैया उनके बड़े बेटे हैं और वो अपने बड़े बेटे और बहू को कैसे भूल सकती हैं? लगता है तुम्हारी सास वो चीजें भूल गई है जो उसके बड़े बेटे और बहू ने उसके साथ की थी। माँ, वो सारी पुरानी बातें हैं, सब लोग उन बातों को भूल चुके हैं और मैं आपसे भी यही निवेदन करती हूँ
कि आप भी उन सारी बातों को भूल जाइए। इतनी बड़ी बेइज्जती को कोई कैसे भूल सकता है? तुम्हारी सास को तो याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे उसके बड़े बेटे और बहू ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। माँ भी क्या कह रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप मेरे ससुराल में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। मैं कह देती हूँ आपको, मुझे आपकी आदत अच्छे से पता है। आपको शांति नहीं है। मैं क्यों भला कुछ नहीं करूँगी? तेरी जेठानी अपने रिश्ते खराब करके अब तेरे रिश्ते खराब करने आई है, तो मैं क्या यूँ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहूँगी? माँ, जेठानी जी ऐसा कुछ नहीं करने आ रही हैं जो आप सोच रही हैं। सुमन बेटा, तू बहुत भोली है। तेरा कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैं कह देती हूँ, तेरी जेठानी तुझसे सब कुछ छीन लेगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब तू खुद ही देख, जब उनके दिन अच्छे थे तब तो उन्होंने अपनी माँ को भी अपने साथ नहीं रखा, और अब जब उनके बुरे दिन आ गए हैं तो वो उसी सास के पास आ गए हैं माँ बोलते बोलते। माँ, तो वो लोग भी क्या करेंगे? बुरे समय में तो लोग अपनों के ही पास आते हैं ना। और अब आप ही कहिए, अगर उनकी मदद बुरे समय में हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई बाहर वाला तो करेगा नहीं। सुमन, मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। तू वही करेगी जो मैं कहूँगी, और तू यहाँ से जाकर सीधा अपने जेठानी को कहेगी कि वो उस घर में नहीं रह सकती। वो घर तेरा और तेरे पति का है। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सुमन, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है या तू समझना ही नहीं चाहती है? बेटा, कितना बात समझा चुकी हूँ तुझे कि तेरी जेठानी तेरा घर बर्बाद करने आई रही है। और माँ, मैं भी आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके बुरे दिन हैं, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं मदद के लिए। अब इस समय हम अगर उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आपने मुझे ये सारी बातें करने के लिए बुलाया था क्या? मेरी ही गलती है। मैंने आपको बताया ही क्यों कि मेरी जेठानी जी और जेठ जी आने वाले हैं। ये क्या हो गया है भाई? किस बात का इतना शोर मचा रखा है तुम माँ बेटी ने? पापा, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब आप ही माँ को समझाइए। मेरी बात तो उन्हें समझ आ नहीं रही है। मुझे समझाइए? अपनी बेवकूफ बेटी को समझाइए जिसे कुछ समझ नहीं आता है। अरे पहले मुझे कोई ये बताएगा कि मामला है क्या, फिर मैं किसी को समझाऊं ना। पापा, मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है ना, राकेश जी के एक बड़े भैया हैं, राजेश। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी के टाइम मिला था तो मैं राजेश से, पर वो अलग हो गए थे ना तुम लोगों से। हाँ पापा, राजेश जेठ जी और जेठानी जी अलग हो गए थे परिवार से, पर तब कुछ घर के हालात और थे। उनकी कंडीशन भी अच्छी थी। अब उनको नौकरी में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनके हालत बहुत ख़राब है पापा। अब वो हमारे साथ रहने आए हैं, तो मम्मी कह रही हैं कि हम उन्हें अपने साथ ना रखें और उन्हें घर से भगा दें। पापा, अब आप ही समझाइए मम्मी को, ये कौन सी इंसानियत हुई कि मैं अपने ही पति के बड़े भाई को घर से भगा दूं? अच्छा, ये इंसानियत हमेशा इसे ही क्यों देखनी होती है जी? जब उन्होंने अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखा तो ये और इसका पति क्यों महान बन रहे हैं? मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब समधन जी रोते बिलखते हुए तेरे पास और तेरे पति के पास आई थी। समधन जी लगता है वो दिन बहुत आसानी से भूल गई है। अरे उर्मिला, जब इसका पूरा परिवार उसके जेठ को और जेठानी जी को माफ करने के लिए तैयार है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? मुझे परेशानी ये है, इसकी जेठानी एक नंबर की चालाक औरत है। देखना, वो हमारी बेटी का जीना मुश्किल कर देगी। अभी जितनी भोली बनकर वो इसके घर में आई है ना, कुछ ही महीने के बाद वो अपने रंग रूप दिखाना शुरू कर देगी। फिर ये रोती रोती हमारे पास आएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगी। जब सुमन कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम भी छोड़ो ना इस बात को। सुमन बेटा, तुम जाओ अपने घर। तुम्हारी माँ का तो हमेशा का है, उसे परिवार में प्यार देखकर हमेशा लगता है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। उर्मिला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी काफी समझदार है, वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल लेगी। और वैसे भी माँ बाप का बेटी के ससुराल में दखलंदाजी करना ठीक नहीं होता। इसलिए मैं तो तुम्हें भी कहता हूँ कि सुमन के परिवार में जो भी कुछ हो रहा है उसे खुद ब खुद हैंडल करने दो। अगर कोई कभी बड़ी परेशानी आई तो खुद बताती हुई हमारे पास आएगी। तो आप मुझे क्या ये कह रहे हैं कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक वो औरत मेरी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर देती? उर्मिला, अब तो मुझे ये लगने लगा है कि हमारी बेटी का घर उसकी जेठानी नहीं तुम बर्बाद कर रही हो। आप दोनों बेटी और बाप एक जैसे हो, कुछ समझ नहीं आता आप दोनों को। उर्मिला, क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अपनी बेटी और पति की बेवकूफियों से परेशान हो गई हूँ। अब क्या कर दिया सुमन ने? अब कौन सी बात नहीं मानी उसने तेरी? दीदी, अब मैं आपको क्या तो बताऊं, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। अरे उर्मिला, वो सब तो ठीक है, पहले ये तो बता हुआ क्या है?
समस्या का पता चले तभी तो समाधान दूंगी ना। दीदी क्या है ना, आप तो अच्छे से जानती है सुमन एक नंबर की बेवकूफ़ है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अब उसकी जेठानी और जेठ उसके घर में रहने आ गए हैं और उसने भी खुले हाथों से उनका स्वागत किया है। उर्मिला इसमें बुराई क्या है, कुछ दिन रहने ही तो आए होंगे, कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे अपने घर। अरे नहीं दीदी, यही तो परेशानी है, वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपना लटा पटा लेकर आ गए हैं। और ये सुमन के वही जेठ और जेठानी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि कैसे जब उनके अच्छे दिन थे तो उन्होंने अपनी माँ को ही अपने साथ नहीं रखा और घर छोड़कर चले गए थे वो अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए। और अब देखिए जब उनके दिन खराब आ गए तो आ गए फिर से मेरी बेटी के घर में। उर्मिला तब तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सच में एक बड़ी समस्या है। सुमन को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। सुमन हमारी बहुत भोली है, उसकी जेठानी तो तेज तरार है, वो तो अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उसे आसानी से फंसा लेगी। इसी बात का तो दीदी मुझे डर है, वो तो अपनी बातों में अपनी सास और सुमन को इतनी आसानी में ले लेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि कब वो उस घर की महारानी बनकर बैठ जाए। उर्मिला इस समस्या का समाधान तो तुझे जल्द से जल्द निकालना होगा, इससे पहले कि सुमन की जेठानी सब कुछ अपने नाम करवा ले और उस घर की महारानी बनकर बैठ जाए और हमारी सुमन को उस घर की नौकरानी बना दे। मैं क्या करूँ दीदी, अपनी बेवकूफ़ बेटी को इतना समझाने की कोशिश की पर उसे है कि कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने उसे इतना समझाया कि अपनी जेठानी को अपने घर में रहने से मना कर दे, कोई बहाना बनाकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दे, पर उसके तो कुछ दिमाग में घुस ही नहीं। दीदी मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ, आप ही मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। उर्मिला जैसी हमारी सुमन है उससे तो कुछ तो उम्मीद ही मत रख, वो कुछ नहीं करने वाली, वो तो अपनी जेठानी की बातों में अभी तक आ चुकी है पूरी तरीके से। और तेरे और मेरे यहाँ योजना बनाने से भी कुछ नहीं होगा, फायदा इसी में है कि तू कुछ दिनों के लिए सुमन के घर चली जा। दीदी मेरे वहाँ जाने से क्या हो जाएगा, तू समझ नहीं रही है। तेरे वहाँ जाने से ये फायदा होगा कि जो काम तू अपनी बेटी से नहीं करवा पा रही है वो काम तू खुद कर देगी। तू सुमन की जेठानी को इतना बेइज्जत कर कि वो खुद ही उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है उर्मिला। ये बात दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे ही लगता है वहाँ जाना होगा तभी कुछ होगा, वरना यहाँ बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब ही हो जाएगा। ठीक है दीदी, फिर मैं अभी जाने की तैयारी करती हूँ। और हाँ उर्मिला अपनी बेटी को मत बताना कि तू वहाँ आ रही है, वरना वो तुझे मना कर देगी आने से पहले ही। हनी जी आपको पता है आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, पर जब से आप यहाँ आई है ना घर की रौनक ही बढ़ गई है। सुमन ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, हमारे इतना कुछ करने के बावजूद भी तुमने हमें इतने खुले दिल से अपनाया है। जेठानी जी इसमें बड़प्पन की कौन सी बात है, आप हमारा परिवार हो और वैसे भी गलतियाँ तो भगवान से भी होती हैं, हम तो फिर भी नाचीज से इंसान हैं। फिर भी सुमन हमने अपनी बेवकूफ़ी में तुम लोगों को कितना नुकसान पहुँचाया, कितना दुख दिया। जेठानी जी हम तो वो सारी बातें भूल भी गए हैं और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप भी वो बातें सारी भूल जाइए। और अब आप ही देखिए ना, जब से आप और जेठ जी यहाँ आए हैं तब से माँ जी भी कितना खुश रहने लग गई है। सुमन माँ जी ने तो खुश रहना ही है, आखिरकार उनके पास तुम्हारी जैसी बहू जो है। नहीं जेठानी जी ऐसी बात नहीं है, मैं मानती हूँ माँ जी पहले भी यहाँ खुश थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक थी कि उनका बड़ा बेटा और बहू यहाँ उनके पास नहीं है। लग रहा है देवरानी जेठानी में बहुत गहरी बातें चल रही है। अरे राकेश जी आप इस समय यहाँ, क्या हुआ, आज ऑफिस में काम नहीं था क्या? अरे नहीं सुमन ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस में तो काफी काम था, मैं तो इसलिए घर जल्दी आ गया। वो क्या है ना मम्मी जी आने वाली है तो सोचा घर जल्दी चले जाऊं, आखिरकार उनका दामाद भी तो उनके स्वागत के लिए होना चाहिए। क्या माँ यहाँ आने वाली है? पर राकेश जी उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा। ओह शिट, लगता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल करके ये बताया और मैंने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आई एम सो सॉरी सुमन। आप भी ना देवर जी, पूरा सरप्राइज खराब कर दिया आपने आंटी का। हाँ भाभी अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैंने मम्मी जी का सरप्राइज खराब कर दिया है सुमन के लिए। पर मेरे पास एक आइडिया है सुमन, तो मम्मी जी को देख के ऐसे सरप्राइज होना जैसे मानो तुम्हें पता ही नहीं था कि वो यहाँ आने वाली है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, मैं सरप्राइज हो जाऊंगी। अरे क्या हो गया है, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई और तुमने मुंह लटका लिया। तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम्हारी माँ यहाँ आने वाली है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी हुई है। अगर खुशी हुई है तो वो तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तुमने तो चेहरा ऐसा बना दिया है मानो कितना दुख हुआ होगा अपनी माँ का यहाँ आने का सुनकर। नहीं आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मम्मी जी आ रही है, मार्केट से कुछ लेके आऊँ उनके लिए? हाँ देवर जी कुछ अच्छा सा लेके आइए,
आखिरकार वो कितने समय बाद हमारे घर आ रही हैं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मम्मी जी की पसंद की मिठाई लेके आता हूँ मार्केट से। क्या हुआ सुमन, कोई बात हुई है क्या? नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम सब लोग बाहर बैठते हैं। हाँ चलो, माँ जी भी सत्संग से आती ही होगी। सुमन बेटा, राकेश बता रहा था कि तुम्हारी माँ आने वाली है, अभी तक पहुंची नहीं समधन जी। मैं तो सत्संग से भी इसलिए जल्दी आ गई। बस माँ जी आती ही होगी माँ। सुमन क्या हो गया है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात हुई है क्या? माँ जी मैं भी इसे तब से पूछ रही हूँ, जब से राकेश ने ये कहा है कि उसकी सास यहाँ आने वाली है, तब से ही सुमन का चेहरा कुछ उतरा हुआ है। सुमन बेटा, तुम्हारी माँ यहाँ आने वाली है और तुमने ऐसा चेहरा बना रखा है, समधन जी क्या सोचेंगी कि हम उनकी बेटी को उसके घर में खुश नहीं रखते। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है, इसकी वजह से ही चेहरा उतर गया है। सर दर्द हो रहा है बेटा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी राकेश बाजार गया है, तुम एक काम करो, कॉल करके उसे सर दर्द की दवाई मंगवा लो। ठीक है माँ जी, मेरा फ़ोन कमरे में है, मैं कमरे से कॉल कर देती हूँ। सुमन यहाँ इसलिए परेशान है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि उसकी माँ उससे मिलने नहीं बल्कि उसके ससुराल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने आने वाली है, इसीलिए उसका चेहरा इतना ज़्यादा उतर गया है। माँ सच सच बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? अगर आप यहाँ वही सारी बातें करने आई हैं जो आपने मुझे अपने घर बुलाकर की थी, तो प्लीज़ आप यहीं से वापस चले जाइए। सुमन बेटा, तो ऐसी कैसी बातें कर रही है? तो अपने माँ को अपने घर के दरवाजे से ही वापस भेज रही है, और जैसा तो सोच रही है मैं वैसा यहाँ कुछ नहीं करने आई हूँ। तो फिर इतने सालों में तो आप यहाँ कभी नहीं आई, अचानक से आपको ये मेरी याद कैसे आ गई? और यहाँ आने का प्लान कब कब बनाया आपने, मुझे बताया भी नहीं। मैं तो तुझे सरप्राइज करना चाहती थी, पर लगता है दामाद जी ने पहले ही तुझे बता दिया है। माँ आप वो सब छोड़िए, मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपने यहाँ कुछ भी गड़बड़ी की ना तो फिर देखिएगा मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं होगा। बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं करने आई हूँ, यहाँ समझा तो रही हूँ तुझे, मैं तो बस ऐसे ही तुझसे मिलने आ गई थी। वैसे भी उस दिन तू वहाँ आई थी और नाराज होकर घर से निकल गई थी, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था। ठीक है माँ, अगर आप सच में सिर्फ मुझसे मिलने आई है तो फिर आइए अंदर चलते हैं, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो तब से समझा रही थी तुझे, तू ही है बस ज़्यादा ही सोचने लग जाती है। अरे समधन जी, रास्ते में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप पहले बता देती आप आने वाली हैं तो हम आपके स्वागत की कुछ अच्छी सी तैयारी करते। मुझे तो अभी बस राकेश ने कॉल करके बताया कि आप आने वाली हैं, इसीलिए मैं सत्संग से भी जल्दी वापस आ गई। अरे नहीं नहीं बहन जी, बहुत आराम से आ गई थी मैं तो। और वैसे भी पहले बताकर क्या करना था, मैं कौन सा किसी के परायों के घर आ रही हूँ, अपनी बेटी या ससुराल आ रही हूँ। पहले कॉल करके तो मेहमान अपनी खबर देते हैं, मैं तो यहाँ आपकी अपनी ही हूँ ना। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, आप तो हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। और राधा बेटा, तुम कब आई? तुम तो यहाँ नहीं रहती थी ना, तुम तो अपने पति के साथ बाहर रहती थी ना। वो आंटी, मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, तुम परिवार वालों से मिलने आई होगी, फिर तो वापस ही चली जाओगी ना। आते रहना चाहिए बेटा तुम्हें घर वालों से मिलने के लिए, आखिरकार ये तुम्हारा परिवार ही तो है। माँ, जेठानी जी यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं आई हैं, अब वो हमारे साथ रहेंगी। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था बेटा, माफ़ करना। अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, अब आपको भी कैसे पता होगा, सुमन ने बताया नहीं होगा ना, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए समधन जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सफ़र में थक गई होंगी आप, आपको हम सब लोग शाम के खाने पर मिलते हैं। जी समधन जी, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वैसे बेटा दोनों दामाद जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो माँ, जेठ जी तो बाहर काम से गए हैं और ये मार्केट गए थे आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई लाने के लिए। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं, जब से मैं आई हूँ मैंने तो उन दोनों को देखा ही नहीं। चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है समधन जी, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। माँ, आप घर वालों के सामने क्या करने की कोशिश कर रही थी? अरे अब मैंने क्या कर दिया जो तो इतना गुस्सा हो रही है? माँ, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। आप यहाँ जेठानी जी को नीचा दिखाने आई हैं ना। अरे तौबा तौबा, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं करने आई हूँ, फिर भी तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। देखिए माँ, फ़ायदा इसी में होगा अगर आप ऐसा कुछ करें भी ना, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। बेटा वो सब तो मैं करके रहूँगी जो मैं यहाँ करने आई हूँ, तू चाहे मुझे कितना ही रोकने की कोशिश कर। चल उर्मिला, काम पर लग जा, तेरी बेटी से तो कुछ नहीं होने वाला, जो भी कुछ करना है वो तुझे ही करना होगा। राधा बेटा, तुम यहाँ मेरे कमरे में? हाँ आंटी, मैं वो ये पूछने आई थी कि आप शाम के खाने में क्या खाएंगी।
आपके लिए कुछ स्पेशल बनाए हम? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। तुम वो सब कुछ छोड़ो और यहाँ बैठो मेरे पास। कितना समय हो गया, हमारी बात ही नहीं हुई। तुम जब से यहाँ से गई हो उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। हाँ आंटी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बेटा राधा, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बस आंटी, भगवान की दुआ है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। वैसे बेटा एक बात तो माननी होगी तुम्हारी, काफी हिम्मत है तुम में। मतलब आंटी, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि काफी हिम्मत तो चाहिए ही है ना, कि वापस उस घर में आने के लिए जिस घर पर थूक कर तुम चली गई थी। आखिरकार जिस घर को तुमने लात मार कर ठुकराया था, तुम्हें वहीं आना पड़ा। काफी हिम्मत है बेटा तुम में। तो एक तरीके से थूक कर चाटने की बात हो गई। वैसे दिल है मेरी बेटी का, जो तुम जैसी औरत को भी माफ कर दिया। बहुत बड़े दिल की मालिक है मेरी बेटी, भगवान ने उसे सोने का दिल बनाकर भेजा है। आंटी आप क्या कह रही हैं? नहीं बेटा, मैं कुछ झूठ कह रही हूँ तो तुम ही मुझे रोक दो। थोड़ी शर्म तो तुम्हें आनी ही चाहिए थी कि तुम उस घर में वापस आ रही हो जिस घर को तुमने खुद ब खुद ठुकराया था अपनी सास के साथ। पता है ना तुमने क्या किया था, या भूल गई हो वो सब कुछ? आंटी, आपने मुझे यहाँ क्या बेइज्जत करने के लिए बिठाया था? अरे बेटा राधा, बुरा क्यों मान रही हो? बेइज्जती तो उस इंसान की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम्हारे और तुम्हारे पति की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम दोनों वापस उस घर में आए हो जिस घर को तुमने लात मारकर ठुकराया था। अगर तुम में अब भी थोड़ी गैरत बची है तो तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। ये मेरी बेटी का घर है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। माँ, जेठानी जी का यहाँ पर रहने का कितना हक है, ये डिसाइड करने वाली आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं हमारे घर के मसलों में दखल अंदाजी करने वाली? सुमन, तू चुप हो जा, तुझे कुछ नहीं पता है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरी भलाई और तेरे भविष्य को देखकर कर रही हूँ। माँ, कौन सी भलाई और कौन सा भविष्य? आप मेरी जेठानी जी को बेइज्जत कर रही हैं, और वो भी उन्हीं के घर में। सुमन, मैं जो कर रही हूँ तुझे अभी नहीं समझ आएगा, बाद में पछताएगी बेटा। तुम्हें कह रही हूँ, मुझे जब पछताना होगा मैं पछता लूंगी। आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, मैं सबको कह दूंगी। पापा की तबीयत खराब थी जिसकी वजह से आपको अचानक से जाना पड़ा। सुमन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ मेरी वजह से लड़ाई मत करो। जेठानी जी प्लीज आप चुप रहिए, मुझे माँ से बात करने दीजिए। इनका बहुत हो गया है, ये यहाँ पर मेरा घर खराब करने आई है। कह रही थी मुझसे मिलने आई है, मैं तो पहले ही समझ गई थी जब आपने मुझे नहीं बताया कि आप यहाँ आ रही हैं और सीधा राकेश जी को कॉल कर दिया। मुझे आपकी चाल को पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर मैं ही बेवकूफ़ आपकी बातों में आ गई थी। मुझे लगा था आप सुधर गई हैं। माँ, मैं आपका सामान पैक कर रही हूँ, आप जल्दी से जल्द तैयार हो जाइए। मैं खुद ब खुद आपको बस स्टेशन तक छोड़ कर आऊँगी। सुमन, मैं कह रही हूँ तो बहुत बड़ी गलती कर रही है बेटा। ठीक है, मैं गलती कर रही हूँ, मैं अपनी गलती का भुगतान खुद ब खुद कर लूँगी। आप बस अभी यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं तो चली जाऊँगी, तो देखना बाद में रोते रोते मेरे पास मत आना। सुमन, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी वजह से अपने माँ के साथ लड़ाई कर ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो जो भी कुछ कह रही थी वो ठीक ही तो कह रही थी। जेठानी जी, मैंने जो भी कुछ किया वो बिल्कुल सही था। माँ को वो सब कुछ आपको कहने का कोई हक नहीं है, ये हमारे परिवार की बात है। उन्हें मेरे इस परिवार में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमन, पर वो जो भी कुछ कह रही थी ठीक ही तो कह रही थी। जेठानी जी प्लीज़ आप माँ की सारी बातों को भूल जाइए, और ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप यहाँ पर मेरा घर खराब करने की वजह से आई हैं। सुमन बेटा, अपनी माँ को बुलाया नहीं तुमने? चाय का समय हो गया है। वो मम्मी जी, माँ तो चली गई है। वो क्या है ना, पापा की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो उन्हें जल्दीबाजी में निकलना पड़ा। क्या समधी जी की तबीयत खराब हो गई? बेटा क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है बेटा, समधन जी ऐसे अचानक चली गई। हाँ मम्मी जी, उन्होंने मुझे आपसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है कि वो वैसे बिना बताए ही चली गई। अरे नहीं नहीं, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात हो गई बोला। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे चाय वहीं दे देना बेटा। जी ठीक है मम्मी जी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपकी चाय वहीं लेके आती हूँ। सुमन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इज्जत रख ली। तुमने मम्मी जी को भी नहीं बताया कि आंटी ने मुझे क्या कहा। जेठानी जी, मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मम्मी जी को नहीं बताया कि मेरी माँ ने आपके साथ क्या किया है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जोड़िएगा, हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स सारे ही पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई कहानी हमारे माध्यम से
जनता को बतानी है तो अपनी कहानी का टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा।